Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friend. I hope you are fit and fine. In our previous lecture we have discussed about pronoun and its kinds. But due to a shortage of time we were not completed it. Today we will start the remaining kinds of pronoun. But before we start the coming kinds of pronoun, I would like to refresh the previous lecture so that you can understand the coming kinds conveniently. So let's start. Pronoun. What is a pronoun? Pronoun is a word that we use instead of a noun to avoid repetition of a noun. पिछले लेक्चर में मैंने बताया था प्रोनाउन वो होता है जो एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल मैंने बताई थी आपको कि जैसे अली, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स नियर माई हाउस. अब यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे हम अली को, बार बार अली अली नहीं लिखेंगे. कोई अगर हम ऐसे लिखते हैं, कोई मजमून लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं हम इंग्लिश ग्रामर में, तो फिर वो प्रोनाउन हमें एक चीज़ प्रोवाइड करता है, एक सहूलत देता है कि अली जो एक नाउन है उसकी जगह पे बार बार उसका नाम इस्तेमाल करने की बजाय हम उसका एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, वो है ही. तो यहाँ पे जो ही है वो हमारा प्रोनाउन है. अब आगे एक इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. A pronoun is a word that is used in place of a noun. The noun that is replaced by a pronoun is called the antecedent of the pronoun. अब यहाँ पे एक वर्ड आपके जहन में आता है कि ये प्रोनाउन का ये जो एंटीसीडेंट जो है ये क्या है. तो ये पहले से वाक़या हुआ हुआ, जो पहले से मौजूद हो, उसको उसकी जो मीनिंग है, जो एंटीसीडेंट है, ये स्टैंड फॉर है पहले से मौजूद, पहले से वाक़या हुआ. अब यहाँ पे देखें अली जो है, अली आपने यूज़ किया, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अब यहाँ पे फिर जब दूसरे सेंटेंस को आप बनाते हैं तो वहाँ पे ही यूज़ करते हैं. अब ही प्रोनाउन है, लेकिन जो अली वर्ड है, अली वर्ड जो है वो एंटीसीडेंट है किसका? ही का. वो ही का एंटीसीडेंट भी है. तो ये पहले से जो वाक़या मौजूद है, उसका वो जो ही जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है किसका? अली का. लेकिन अली खुद क्या है? वो एक एंटीसीडेंट है किसका? ही का. I hope you will understand it. Let's go to its kinds. We have almost 9 kinds in English grammar of pronoun. First, personal. Second, possessive. Third, relative. Fourth, interrogative. हमने यहाँ पे इंटरोगेटिव तक हमने इसकी पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. पर्सनल क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल से आपके जहन में एक चीज़ आती है. पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज. दे आर टू टाइप्स. अब पर्सनल से सबसे पहले जो पर्सनल एक वर्ड है, ये इसकी मीनिंग को समझें. पर्सनल एक ज़ाती चीज़, जिसको इंडिविजुअल, एक आपकी ज़ाती चीज़ होना, तो वो पर्सनल होती है. आप अक्सर सुनते हैं ये लफ्ज़ कि पर्सनल, ये मेरी पर्सनल चीज़ है. तो पर्सनल आप अपनी ज़ात के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरह प्रोनाउन भी है जो आप अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इंग्लिश ग्रामर हमें एक सहूलत देता है कि इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड आप अपने लिए यूज़ करेंगे, वो प्रोनाउन जो अपने लिए यूज़ करेंगे, उस प्रोनाउन का नाम दिया गया है, वो है पर्सनल प्रोनाउन. आर यूज फॉर पीपल, लोगों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जगहों के लिए भी और चीज़ों के लिए भी. और इसकी मजीद हमारे पास 2 टाइप्स हैं. अब वो कौन कौन सी हैं? मैंने बताया था सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन, आपने कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं ही गिव्स मी 5 बुक्स.
ही गिव्स मी 5 बुक्स। अब एक सेंटेंस आपने लिखा ही गिव्स 5 बुक्स, आप सीधा लिख रहे हैं ही गिव्स 5 बुक्स। उसने मुझे 5 किताबें दी, या वो मुझे 5 किताबें देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है जो एक एक्शन ले रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट आर द हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जिससे पता चलता है कि वो कौन है, सेंटेंस के बारे में आपको पता चलता है कि वो कौन है और क्या है, उससे मुतालिक आपको पता चलता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये नॉमिनेटिव केस में लिखे जाते हैं। जैसे आप ही, आई, वी, दे और इट, शी, ये आपके नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो आप पैसिव के तौर पे यूज करते हैं। जब पैसिव बनाते हैं आप, तो इसी सब्जेक्ट का प्रोनाउन आप ऑब्जेक्ट में जब यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आर द हु और व्हाट एक्टेड अपॉन। यानी ये जो सब्जेक्ट एक्शन लेता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिन पे एक्शन लिया जाता है वो आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आई के लिए आप यूज करते हो मी। आपने अक्सर देखा होगा जब आप पैसिव बनाएंगे तो बाई मी करते हैं आप अक्सर। तो इसी तरह ही के लिए आप हिम यूज करते हैं, वी के लिए आप अस यूज करते हैं, दे के लिए देम, और शी के लिए आप हर यूज करते हैं। ये आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। और इसके अलावा अगली जो काइंड मैंने बताई थी पोजेसिव प्रोनाउन थी। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव स्टैंड फॉर ऑनरशिप, बिलोंगिंग्स, पोजेशन। किसी चीज की आप उस पे मलकियत जाहिर करते हैं, आपकी ओनरशिप होती है, वो आपकी अपनी चीज होती है। ऐसे प्रोनाउन जो जो आपकी मलकियत जाहिर करें, जो आपकी ओनरशिप जाहिर करें, जो आपकी एक जायदाद को जाहिर करें कि जो ये मेरी अपनी चीज है, तो वो आपके पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो पोजेसिव प्रोनाउंस शो पोजेशंस, बिलोंगिंग्स और ऑनरशिप। अब ये पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जो आप सेंटेंसेस में यूज करते हैं? माइन। आप माइन को आप देखते हैं, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अब आप उसको उस पर हक रख रहे हैं, हक जता रहे हैं कि ये किताब मेरी है, माइन। दूसरा है आवर्स, इसी को आप उसमें ले लें, आप प्लूरल फॉर्म में ले लें, दीज बुक्स आर आवर्स, या दीज आर आवर्स बुक्स। अब ये जो आवर्स है ये आप मलकियत जाहिर कर रहे हैं। आगे है योर्स, दिस इज योर्स बुक्स, दिस इज हिज बुक्स, दिस इज हर्स बुक्स। इसी तरीके से ये सारे आपके ये पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें आप ओनरशिप जाहिर करते हैं, या जो प्रोनाउन ओनरशिप जाहिर करें वो आपके पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें, अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो हवाला देते हैं, ये बताते हैं, जिनका ताल्लुक होता है उन कौन से नाउनों के साथ। कौन से नाउन होते हैं जिनके साथ इनका ताल्लुक होता है? जो पहले से गुजर चुके हैं, गोइंग बिफोर, विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसमें कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में बताई थी मैंने, दैट हो गया, विच, हु। ये इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से जो रिलेशन बनाते हैं, जो एक राब्ता बनाते हैं, जो एक ताल्लुक बनाते हैं, वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। बताया था मैंने कि जैसे आई मेट उस्मान हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, मैं उस्मान से मिला जो अभी वापस आया। तो इसमें जो हु है, एक सेंटेंस मैंने बताया था हु, तो वो जो हु है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। वो राब्ता एक सेंटेंस के दो पार्ट के दरमियान एक राब्ते का काम कर रहा है। तो ये एक ताल्लुक बना रहा है, एक रिलेशन बना रहा है, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन। और लास्ट में मैंने पढ़ाया था आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव के बारे में बताया था मैंने आपको। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन
आर, हु, होम, विच, व्हाट और हुज। इंटेरोगेटिव से सबसे पहले आपके जहन में जो चीज पैदा होती है कि क्वेश्चन, यानी कि कोई क्वेश्चन किया जा रहा है इस सेंटेंस के बारे में। ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें कुछ पूछा जा रहा है। और इसकी दूसरी निशानी मैंने आपको बताई थी कि इसके एंड में आप एक क्वेश्चन मार्क देखेंगे। और शुरू के जब ये स्टार्ट होगा तो एक डब्ल्यू की फैमिली के साथ स्टार्ट होगा, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, whom, whose, इस तरीके से ये सेंटेंस शुरू होगा। अब ये जो who, which, what, whom, whose, ये सब आपके क्या हैं? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन कौन से कहलाएंगे? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। इसकी एग्जांपल जैसे हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, हुज बुक्स आर दिस। तो आप ये जो है इसके अंदर जितने भी हुज है, विच है, वेयर है, ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। After refreshing the previous lecture, now we start the today's lecture, the remaining part of our pronouns and its kinds. So students, let's start. The next one is emphatic pronoun. First of all, we must understand the word emphatic. Emphatic stand for emphatic का मतलब क्या है? emphatic किसी चीज पे जोर देना, किसी चीज के ऊपर ताकीद करना, उसको उस पर इसरार करना। इसकी इंग्लिश में हम किस तरह करेंगे कि इसकी इंग्लिश में मीनिंग हम करेंगे कि फोर्सफुल एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन और एक्शन। एम्फेटिक क्या होता है? फोर्सफुल एंड डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब मुकर्रर, फिक्स्ड जो होता है, ऐसा एक्शन, ऐसा इजहार जो मुकर्रर भी हो और जिस पे जोर भी दिया जा रहा हो, वो एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिन पे जोर दिया जा रहा हो और जो मुकर्रर हो, फिक्स्ड हो, डिसाइडेड हो, और ऐसे इजहार या ऐसे एक्शन लेने वाले को आप एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। कि लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड टू ऐड emphasis. emphasis मीनिंग इज आल्सो जोर देना, ताकीद करना, इसरार करना। वो क्या बता रहा है पहली लाइन में कि एम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी बात पे जोर देते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ। ये कैसे बनाए जाते हैं? आप इनके अंदर इन प्रोनाउन के साथ सेल्फ का इजाफा करते हैं। जब सेल्फ आप इनके साथ ऐड करेंगे तो आपके ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे। सिंगुलर के लिए पहले हम देखते हैं। सिंगुलर में जैसे माई है तो माई के साथ आप सेल्फ लगाएंगे तो ये माई सेल्फ हो जाएगा। अब पूरा माई सेल्फ जो है ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। योर के साथ आप देखें, योर सेल्फ लगाएंगे तो जब योर सेल्फ होगा तो ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। हिम हिमसेल्फ हो जाएगा और इसी तरह इट जो है इट सेल्फ हो जाएगा। अगर हम इसके साथ प्लूरल में देखते हैं, अगर आप इसको जमा की फॉर्म में देखते हैं, ज्यादा लोग हों तो फिर हम क्या यूज करेंगे? आवर के साथ आप यूज कर लेंगे आवर सेल्व्स। अब सेल्फ नहीं करेंगे, सेल्व्स करेंगे, SELVES, सेल्व्स, आवर सेल्व्स। योर जो है योर सेल्व्स, और इसी तरह देम के साथ देम सेल्व्स। अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। वी आवर सेल्व्स आर टू ब्लेम। ये एक मैंने एग्जांपल दी है आपको प्लूरल फॉर्म में। हम खुद जो है इसका इल्जाम अपने ऊपर लेते हैं। फिर मैंने सिंगुलर की अगर एग्जांपल आप लिख लें या अपने पास देख लें, ये देखें, आई माई सेल्फ शेल डू माई समर टास्क। यहाँ पे आप गौर से देखें, मैं, अब सिंगुलर में देखें, माई सेल्फ शेल डू माई समर टास्क। मैं छुट्टियों का काम खुद करूंगा, मैं खुद छुट्टियों का काम करूंगा। यहाँ पे मैंने बताया कि वी आवर सेल्व्स आर टू ब्लेम। इस चीज़ का हम खुद इल्ज़ाम लेते हैं। आप गौर करें, यहाँ पे डेफिनेशन पे गौर करें। डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी बात पे जोर देते हैं, ताकीद करते हैं, डिसाइडेड होते हैं, पहले से फिक्स्ड होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर में सेल्फ यूज होता है, इनके साथ ऐड हुआ होता है, और प्लूरल में SELVES, सेल्फ ऐड हुआ होता है।
तो यहाँ देखें, आई माई सेल्फ शेल डू माई समर टास्क, वो अपने आप पे ही जोर दे रहा है। देखें, गौर करें आप, आई माई सेल्फ, मैं खुद ही काम करूंगा, मैं खुद ही गर्मियों का छुट्टियों का काम करूंगा, गर्मियों की छुट्टियों का काम मैं खुद ही करूंगा। दूसरा देखें, वी आवर सेल्फ आर टू ब्लेम, हम अपने ऊपर खुद ही इल्ज़ाम लेते हैं। यहाँ पे भी देखें, उसी पे जोर दिया जा रहा है, यानी कि वो जिस चीज़ पे आप देखें फोर्स किया जा रहा है। आगे हम जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो हमारे पास वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे, वहाँ थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए तो इंशाल्लाह ताला मैं उसका डिफरेंस आपको बताऊंगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। Dear student, we move on to the next slide, which is reflexive pronoun. What is unstable आया था थोड़ा सा. What is reflexive? First of all, we must understand it is our need to understand the word reflexive so that we can understand the rest of our this kind in a better way. Reflexive, you understand it in a better way, that what is reflexive. Reflexive is derived from reflection. Reflection, mostly a student know. रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई अक्स, कोई रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप उस शीशे के सामने खड़े हैं तो आपका रिफ्लेक्शन आता है, आप किसी नदी के पास से गुजरते हैं तो वहाँ से आप अपना अक्स देखते हैं, पानी के अंदर अपना अक्स देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन। ऐसे प्रोनाउन जो रिफ्लेक्स अपना रिफ्लेक्शन देते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेट्स स्टार्ट इट्स डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। पहली लाइन को बहुत अच्छे तरीके से गौर से पढ़ें आप। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब कोई एक्शन लेता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ही वापस आए। फाइल ने जो एक्शन लिया है उसका असर जो है वापस फाइल के ऊपर ही आए, सब्जेक्ट के ऊपर ही आए, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ में टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि मैंने वही बताया आपको कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, जो शुरू में एक नॉमिनेटिव होता है हमारे पास, तो ऐसा प्रोनाउन जो नॉमिनेटिव होता है जो सेंटेंस के शुरू में लिखा जाता है। मैंने बताया था कि ही, शी, इट, वी, यू, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं, नॉमिनेटिव हैं। इसका रिफ्लेक्शन जो भी उसने एक एक्शन लिया है उसका रिएक्शन जो वापस जो है उसी के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। दीज आर फाउंड, बाकी उसी तरह ही है जो एम्फेटिक में हम पढ़ चुके हैं। माई, योर, हिम एंड इट के साथ आप सेल्फ लगाते हैं और प्लूरल फॉर्म में आप सेल्व्स लगाते हैं, टू, आवर, योर एंड देम। तो फर्क क्या है? तो बच्चों फर्क ये है कि एम्फेटिक में हमने देखा था कि एम्फेटिक में कोई किसी किस्म का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आ रहा है, वहां पे एक चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि ये काम मैं जरूर करूंगा, मैं ही करूंगा। तो इसी तरह जब हम रिफ्लेक्सिव में देखते हैं, रिफ्लेक्सिव में हमारे पास ये देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। जब एक सब्जेक्ट जो है एक एक्शन ले लेता है तो टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स, वापस आता है, वो एक्शन वापस आता है या रिफ्लेक्ट होता है किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसकी एग्जांपल देखें। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, मैंने अपने आप को जख्मी कर लिया जब मैं खेल रहा था। गौर से देखें, ये जो हर्ट, जख्मी हुआ है ना वो, अब जख्मी ये जो एक्शन हुआ है, प्लेइंग का जो एक्शन, प्लेइंग उसने एक खेलने का जो एक्शन लिया तो उससे एक नतीजा आया, यानी कि एक वजह पैदा हुई, लेकिन उस नतीजा उसका जो असर है, उसके जो असरात हैं वो वापस आप देखें आई के ऊपर आए, उसके खुद के ऊपर आए। तो ये देखें, तो जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आई को, ये वापस आई के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन जा रही है कि वो कह रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जख्मी कर लिया वाइल प्लेइंग, जब मैं कौन सा एक्शन ले रहा था, यानी कि मैं खेल रहा था। तो मैंने एक खेलने का एक्शन लिया, मैं खेल रहा था तो मैंने अपने आप को जख्मी कर लिया। दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अली विल डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, अली विल डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। गौर करें, अली एक सब्जेक्ट है हमारे पास,
वो अपने आप को तबाह कर लेगा, खुद को, ठीक है। हिमसेल्फ, अली, अली की जगह पे हम जब अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही यूज करेंगे ना, ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म है हमारे पास हिम, तो हिम के साथ हम सेल्फ लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्स, इसकी जो रिफ्लेक्शन आप देखें वो अली ही के ऊपर आ रही है। अली विल डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, अली अपने आप को तबाह कर लेगा, इफ ही डज नॉट लीव द ड्रग्स, अगर वो नशा नहीं छोड़ता। गौर से देखें आप, एम्फेटिक में, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर हो चुका होगा। क्या बताया मैंने आपको, एम्फेटिक में किसी किस्म का, देखें गौर से, एम्फेटिक में किसी किस्म का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, वहां पे सिर्फ जोर दिया जा रहा है, उसमें भी आप ऐड कर रहे हैं, सेल्फ यूज कर रहे हैं, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ सेल्फ यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो वापस फाइल की तरफ या सब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रहा है, वहां पे एक चीज पे जोर दिया जा रहा है कि मैं ये गर्मियों का काम खुद ही करूंगा। या दूसरे में मैंने बताया था कि हम खुद ही इसका इल्जाम लेते हैं, लेकिन जब आप रिफ्लेक्सिव में प्रोनाउन में देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव में भी आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो, परेशान होते हो कि यहाँ पे भी सेल्फ यूज हो रहा है, यहाँ पे भी सेल्फ आ रहा है, तो हम क्या करें। तो इसका बेहतरीन तरीका बेटे ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो एक्शन तो लेते हैं, लेकिन वो एक्शन टर्न्स बैक होता है, वो वापस उनके सब्जेक्ट के ऊपर आता है। और से देखें, आई हर्ट माई सेल्फ, वो कहता है मैंने अपने आप को जख्मी कर लिया वाइल प्लेइंग, जब मैं एक एक्शन ले रहा था। क्या वो एक्शन क्या था, यानी कि मैं खेल रहा था, तो जब मैं खेल रहा था तो मुझे चोट लगी है, यानी कि मैंने खुद को ही जख्मी किया। ये वाला रिफ्लेक्शन देखें कहाँ जा रहा है, वापस फाइल के ऊपर जा रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है। इसी तरह अली विल डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, अब ये डिस्ट्रॉय होना, तबाह होना, उसका नुकसान होना, ये जो नुकसान होने का जो एक्शन है ये किसके ऊपर जा रहा है, गौर से देखेंगे तो अली के ऊपर ही जा रहा है, ये सब्जेक्ट है हमारे पास। वो क्यों हो रहा है, इसकी वजह सामने लिखी हुई है, इफ ही डज नॉट लीव द ड्रग्स, वो अगर ड्रग या नशा नहीं छोड़ता है तो वो खुद को तबाह कर लेगा। So dear student, I hope you will understand it. Let's move on to the next slide, which is our demonstrative pronoun. Demonstrative. What is a demonstrative? Demonstrative is used to point out something. Demonstrative जो है pronoun are used to point out the objects to which they refer. Demonstration आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर देखा होगा कि भी आपकी क्लास में भी आते होंगे कि जी ये नए टीचर आए तो ये डेमो देने आए। तो बेटे जो डेमो है ना, वो डेमो शॉर्ट फॉर्म है डिमॉन्स्ट्रेशन की, डिमॉन्स्ट्रेशन से डिमॉन्स्ट्रेटिव निकला है। तो मकसद कहने का कि जिस चीज कोई आप पहले से एक डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, एक अमल करते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशन कहलाती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स जो है ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करता है। ये प्रोनाउन का असल में काम क्या है, ये प्रोनाउन जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करते हैं, टू विच दे रेफर, कि ये किससे मुतल्का हैं, ये किससे इनका ताल्लुक है, ये सिर्फ आपको वो रेफर करते हैं, पॉइंट करते हैं। देखें जब मैं इसकी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। एग्जांपल देखें, दीज आर नॉट माई बुक्स, उसने लाजमी उंगलियों का अपनी उंगली का इशारा किया हुआ है। देखें गौर से, ये दीज है, ये जो वर्ड दीज है, वो किताबें पढ़ी हुई हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं तो वो वहाँ इशारा कर रहा है। बहुत सी किताबें पढ़ी हुई हैं, चंद किताबों उसमें जो स्पेसिफिक किताबें होंगी ना, जो मखसूस किताबें होंगी, उनकी तरफ वो इशारा कर रहा है कि ये किताबें जो हैं ये मेरी नहीं है। दीज का मतलब क्या है, अब यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंट आउट हो रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या है ऑब्जेक्ट, माई बुक्स जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे माई बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है माई बुक्स, इनकी तरफ इशारा किया जा रहा है दीज के जरिए कि ये किताबें मेरी नहीं है। इसी तरह दिस इज द बॉय दैट आई वाज टॉकिंग टू, अब यहाँ पे दिस और दैट बिल्कुल कंफर्म है कि ये दोनों जो है आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों, इशारा देखें आप, इशारा किया जा रहा है, वहां कुछ लड़के खड़े हुए हैं तो वहां पे एक लड़के की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये वो लड़का है, दिस,
ये लड़का क्या है? अब ये लड़का ऑब्जेक्ट है, यहाँ बताया ना कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। ये बॉय जो है हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दिस जो है, ये पॉइंट आउट कर रहा है कि दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है। दैट के आई वॉज टॉकिंग टू, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। If is there any issue or problem, we can discuss at the end of this lecture. So let's move on to the next slide. Next kind is our indefinite pronoun. What is an indefinite pronoun? Indefinite, the word indefinite, definite means fixed, decided, मुकर्रर, आप उसको कह लो फिक्स है वो। लेकिन इंडेफिनिट का क्या है? उसको ऑपोजिट कर लें, गैर मुकर्रर है, अनडिसाइडेड है, उसको फैसला नहीं कर सकते आप, वो डिसाइडेड नहीं है, मुकर्रर नहीं है। तो इन ऐसे प्रोनाउन जो मुकर्रर नहीं है इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस की डेफिनेशन देखते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस refer to pronouns indefinite pronouns refer to persons or things in a general way, but do not refer to any person or things in a particular way. देखो, indefinite pronoun वो होते हैं जो आप जनरली यूज करते हैं, आम तौर पे यूज करते हैं, आम बातचीत में आप यूज करते हैं, तो वो आपके indefinite pronoun कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। I shall take you there one day। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो देयर है, सर ने अभी पढ़ाया है पीछे कि उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वहाँ दीज, दिस, दैट वगैरह था, यहाँ पे भी हमारे पास दिस और देयर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक आम सी बात कर रहा है कि आई शैल टेक यू देयर वन डे। कोई जगह होगी जिसके बारे में उसने जगह का नाम नहीं लिखा, बस उसने आमतौर पर एक बात कह दिया कि मैं तुम्हें वहाँ एक दिन ले जाऊंगा। तो इसीलिए ये ऐसे प्रोनाउन जो इस तरह यूज होते हैं इन अ कॉमन वे, इन अ जनरल वे, दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अगली इसमें देख लेते हैं। अगली जो एग्जांपल हमारे पास, आई शैल गिव दिस टू यू। आई शैल गिव दिस टू यू, मैं तुम्हें कल ये दूंगा। अब यहाँ पे दिस जो है वो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, कोई एक स्पेशल चीज नहीं है, कोई खास या मखसूस चीज नहीं है, वो एक आम सी बात कर रहा है कि ये मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो ये जो इस तरह के प्रोनाउन आपके इस्तेमाल में आएंगे इंग्लिश ग्रामर में, वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। लास्ट में हमारे पास जो लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं बात को, इस वर्ड को, कि डिस्ट्रीब्यूट कोई आप चीज डिवाइड करते हैं, कोई तकसीम करते हैं, कोई चीज बांटते हैं आप। ऐसे प्रोनाउन जो बांटे जाते हैं, अब वो जो बांटे जाएं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। व्हेन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ पर्सन सीम्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क और नाउन, जब कोई शख्स आपको नजर आ रहा हो कि वो जो वर्ब या नाउन को बांटता हुआ नजर आता हो, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो वो प्रोनाउन क्या कहलाएंगे? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, ईच हो गया, ईदर, नीदर, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, ये आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, ईच ऑफ यू हैज क्वालिफाइड फॉर द गेम्स। अब वहां पे बहुत से खिलाड़ी बैठे हैं, तो जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं वो उनके बारे में बात हो रही कि आप सब जो हैं उनको मुखातिब किया जा रहा है, ईच ऑफ यू, आप में से हर कोई उसने क्वालिफाई कर लिया है। किसके लिए? गेम्स के लिए। खेलों में जो आपने शमूलियत आपकी है, आपने जो शामिल होना है, उसके लिए आप क्वालिफाई कर चुके हो। आप में से हर कोई, हर शख्स। दूसरी एग्जांपल देखें, ईदर अली और उस्मान कैन ओपन दिस लॉक। अब कुछ एक ग्रुप ऑफ बॉयज बैठे हैं, कुछ लड़के बैठे हैं, वहां पे एक एड्रेसिंग पर्सन जो एक
एक शख्स है, वो कह रहा है कि उनमें से चूज कर रहा है कि इधर अली, या तो अली या उस्मान इस लॉक को खोल सकता है, यानी कि वो सब नहीं खोल सकते, यानी कि वो कह रहा है कि या तो अली खोल सकता है या उस्मान। तो ये जो इधर, ईच, नीदर, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, इस तरह के वर्ड जो आएंगे आप इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे, यूज करेंगे, तो ऐसे प्रोनाउन को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। आई होप you will understand the pronoun conveniently. So this is the end of our lecture.